बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जीएचक्यू में इख्तिताम पजीर हुई तो उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें ख़ास तौर पे भारत की तरफ से पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ किए जाने वाले प्रोपेगेंडा का नोटिस लिया गया, वार्निंग दी गई और इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए तमाम वो तदाबीर, तमाम वो मामलात हल करने के लिए कहा गया जिनके ज़रिए भारत का झूठ दुनिया के सामने लाया जा सके। ये प्रोपेगेंडा भारत ने शुरू किया अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद। एक वक्त था जब भारत वहाँ पे पूरी तरह छाया हुआ था। अशरफ गनी जैसा आदमी जो कि पाकिस्तान के साथ शुरू में अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता था, उसने जाके महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की बातें करने में उसका बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो फिर सदारत यहाँ से इफ़ेक्टिवली कर नहीं सकेगा, क्योंकि तमाम मशीनरी नीचे जो भी काम कर रही थी वो नॉर्दर्न अलायंस और भारत की ताबे थी। एक वक्त था कि जब भारत अफगानिस्तान के अंदर इस तरह छाया हुआ था कि उनकी तमाम नेशनल आर्मी की पोस्टिंग्स, ट्रांसफर सीनियर ऑफिसर्स की वो भारत के साथ मशावरत से होते। जो इन्होंने 2010 या 11 में जो इन्होंने उनके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था, उसमें तो इन्होंने तकरीबन अफगानिस्तान को अपना गुलाम बना लिया था। उसमें शराइत इस किस्म की थी, लिहाजा वो यहाँ पे अफगानी सॉवरेनिटी की तो परवाह नहीं करते थे, लेकिन ताबेदारी में वो बहुत आगे थे। और ये अफगान आर्मी की, जैसे मैंने कहा, सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग, फिर जो इंटेलिजेंस थी इनकी, एनडीएस वगैरह, वो भी रॉ कंट्रोल करती थी। उनकी पॉलिसीज वर्कआउट करना या उनके लिए टारगेट वगैरह देना, उनके लिए मीडिया में जो चर्चा करना है, वो ये सारी चीज़ें भारत कर रहा था। और सिर्फ इतने नहीं, बल्कि जो सूबे इनके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते थे उनमें जो गवर्नर पोस्ट करना है या उनमें जो पुलिस का चीफ पोस्ट करना है, वो भी भारत की मर्जी से इनके साथ मशावरत करके वो पोस्ट कर सकते थे, वरना वो होता नहीं था। अब जब किसी भी मुल्क की डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा हो जाए किसी भी और मुल्क पे, तो आप सोच सकते हैं कि फिर वहाँ पे उसके अपने मामलात का क्या हाल होगा। वो तो सिर्फ उसी के गुण गाएगा जो उसको चला रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे उनको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ले जाया जाता था, वहाँ उनको हायर एजुकेशन, और इसी तरह यहाँ से इनकी अफगान आर्मी के सिपाहियों को भी ले जाके वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी और उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको प्रो इंडिया इस तरह बनाया जाता था कि वो जहन में ये लेके जाएं ख्याल कि उनके यहाँ जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। हालांकि बहुत बाकी चीज़ें छोड़ दें, एक बहुत बड़ा मसला उनका करप्शन था। आज वाज़ेह है, जाहिर है कि अरबों रुपया वहाँ पे, अरबों डॉलर्स लगाए अमेरिका ने और इनके सियासतदान खा पी गए, उसका कहीं जिक्र ना आया। तो पाकिस्तान को बदनाम करना, चूँकि ये भारत का एक मकसद था और हमेशा से ये ऐसा गलीज दुश्मन है कि ये इस तरह की हरकतें करता रहा है। फिर जो अफगान मीडिया है उस पर भी पाबंदी थी कि वो कोई इंडिया में जो कुछ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है या इंडिया जो टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी खबरें वो वहाँ नहीं दे सकते थे। या मुसलमानों के खिलाफ जहाँ भी टेररिज्म भारत करवा रहा है, जिस तरह कश्मीर में है, उसकी खबरें अफगान मीडिया में नहीं छपती थी, क्योंकि भारत का कंट्रोल था। भारत वहाँ पे, उसने उनकी गवर्नमेंट के साथ ये चीज़ें टाइप की हुई थी। दर हकीकत भारत ने वहाँ प्लान किया हुआ था कि अगर तो कब्जा अशरफ गनी का चले, जिसको वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। अशरफ गनी को उन्होंने हर हालत में कायम रखना था, क्योंकि वो उनका ताबेदार था, उनके जूते पॉलिश करता था। तो अशरफ गनी को रखना चाहते थे। साथ अमरुल्ला साले, हमदुल्ला महब, ये ट्रायो थी जो उनकी खिदमत में मामूर थी, लेकिन ये हाथ से निकल गई। अब इनके जहन में था, कोई हालात बदल रहे थे तालिबान के एडवांस, तो इनकी प्लानिंग ये थी कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत शहरों तक भी महदूद रहे और बाकी मुल्क में अगर एक खाना जंगी शुरू हो जाए, जो कि ये चाहते थे कि बिल आखिर खाना जंगी हो जाए, जिससे कि ना तालिबान वहाँ पे हुक्मरानी कर सकें और ना ही हुक्मरानी कर सकें वहाँ पे अशरफ गनी अगर नहीं कर सकता तो तालिबान भी ना कर सकें। तो उस सूरत में ये चाहते थे कि खाना जंगी शुरू हो और उस खाना जंगी के फिर नतीजे में पाकिस्तान की तरफ रेफ्यूजीज जाना शुरू हों धड़ाधड़, और वो जब रेफ्यूजीज जाएंगे तो उनकी आड़ में दहशतगर्द भी वहाँ पे
भेज दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान में तबाही मचाई जा सके। और ये जो रेफ्यूजीज का किस्सा था, इसका दूसरा पहलू यह था कि अगर पाकिस्तान कहीं रोकने की कोशिश करता है तो ह्यूमन राइट्स का मसला खड़ा कर दिया जाए, जिससे कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़े। लिहाजा ये खेल भी ना चल सका, यहाँ पे वो सिविल वॉर ना हुई। अब मैं उस पर आता हूँ कि वो क्यों ना हो सकी। अमेरिका में जहाँ तक CIA वगैरह का ताल्लुक है, वो भी चूंकि भारत से हर छोटे मोटे मसले पे मशावरत करते थे, तो उनके लिए भी ये ख्याल था उनका भी कि 2022 से पहले तालिबान काबुल पे कब्जा नहीं कर सकेंगे। लेकिन उनके अंदाजे भी गलत साबित हुए। अमेरिका की और इंडिया की दोनों की ये प्लानिंग थी कि अगर प्लानिंग ये थी कि अगर काबुल हाथ से निकल भी जाता है तो अमेरिका के और भारत के सपोर्ट किए हुए वहां पे वॉरलॉर्ड्स मौजूद हैं, उनको इन्होंने कहा था कि अपनी मलेशिया तैयार कर लें, जो कि काबुल की फॉल से कोई 1-1.5 महीना पहले मलेशिया तैयार होनी शुरू हो गई थी। तो इनकी कोशिश थी कि उन मलेशिया के जरिए तालिबान को शहरों के बाहर इनको एंगेज किया जाए और ये सिविल वॉर जो है फिर उसको भड़काया जाए। तालिबान जो है वो मलेशिया के खिलाफ लड़ेंगे तो उधर बिजी हो जाएंगे, अशरफ गनी अपना डटा रहेगा और फौज उसका तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। लिहाजा ये एक स्कीम थी। लेकिन हुआ क्या, अब जहां तक तो ताल्लुक है कि रेफ्यूजीज का, वो बंद करने के लिए, रेफ्यूजीज को ख़त्म करने के लिए तालिबान ने एक अपनी प्लानिंग की। लेकिन अब इससे पहले देखिए कि मैं प्रोपेगेंडा की जो बात करता हूं, वो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ जब इनकी तमाम प्लान्स फेल हो गई। तालिबान ने सबसे पहले ये काम किया कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने के जितने रास्ते थे उनको बंद कर दिया। सबसे पहले उन्होंने, काबुल वगैरह में तो कब्जा बाद में हुआ, लेकिन ये काम उन्होंने सबसे पहले किया कि तमाम वो बाहर जाने के रास्ते बंद किए ताकि यहां से रेफ्यूजीज जा ना सकें दूसरे मुल्कों में। उनको भी ये अंदाजा था कि ना सिर्फ ये दूसरे मुल्कों में जाके इनके कई लोग जाके वहां टेररिज्म करेंगे, बल्कि इनमें बहुत सारे लोग वो भाग के निकल जाएंगे जो खुद तालिबान के खिलाफ वहां से जाके काम करते रहेंगे, भारत से ट्रेनिंग लेंगे और आके तो इधर ये हरकतें करेंगे, जिससे तालिबान के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा तालिबान ने सबसे पहले तो वो रास्ते बंद किए, जिसकी वजह से रेफ्यूजी नहीं गए। और फिर ये भी कि तालिबान ने जो तरीकाकार इख्तियार किया, उसमें उन्होंने आम माफी के भी ऐलान किए, लोगों को माइल किया कि हथियार फेंक दें, लड़ाई न करें, उन्होंने कहा जी हम किसी को मारने नहीं आए। और ये उनकी स्ट्रेटजी बड़ी कारगर रही, कामयाब रही कि बगैर फायरिंग के, बगैर किसी को मारने के, ना सिर्फ उन्होंने आम आर्मी को, उनकी जो अफगान आर्मी थी उसको हथियार डालने पे मजबूर किया, बल्कि मलेशिया जिसने हथियार नहीं डाले वो भाग गया मुल्क से। आप देखिए कि वो दोस्तम जो था, अब्दुल रशीद दोस्तम, वो भगौड़ा हो गया, पहले ही भाग गया वहां से। उसने महसूस कर लिया कि अब वो मारा जाएगा, और तालिबान ने उसको जिंदा छोड़ना भी नहीं था, उसने बड़ा कत्ल किया था तालिबान का। इसी तरह अमरुल्लाह साले, हमदुल्ला मुहिब, ये सारे मफरूर हो गए। और लेदे के जो मौलवी इस्माइल वगैरह वहां थे, उन्होंने सुलह सफाई का रास्ता लिया और इस तरह पुरअमन तरीके से वो भी वहां से रास्ते से हट गया। अब जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान, उससे काबुल पे, तो उससे कुछ तो हिंदुस्तान को परेशानी हुई, हौसले, और ये बुखलाहट में थे उस वक्त। इनका सांस फूल गया, इनके अकल जवाब दे गई और इनको समझ नहीं लग रही थी कि ये हुआ क्या है। बाज ने तो आके एतराफ़ किया कि भाई मानना पड़ता है, ISI ने हमें बिल्कुल चित करके रख दिया, ये एतराफ़ात। लेकिन उसके बाद फिर वही शैतान अंदर जागा और फिर प्रोपेगेंडा का किस्सा शुरू हुआ। वो इस तरह हुआ कि जब पंजशीर में भारत की मदद से ये वहाँ पे अहमद मसूद वगैरह ने जब वो अपना दिफा अरेंज किया, अमरुल्लाह साले वहाँ पे था, इन्होंने जब बड़ा तैयारी कर ली तो इनका ये ख्याल था कि अब तालिबान को यहाँ फंसा लेंगे। लेकिन भारत को इंतहाई बड़ी मायूसी हुई जब वहां पे तालिबान हावी हो गए और 4-5 दिन के अंदर जो इलाका सारा साल से कभी तालिबान कब्जा न कर सके थे, कुदरत ने आज उनके हाथ में चंद दिनों में दे दिया। मेरा ख्याल हफ्ते से कम लगा होगा। लेकिन इस चीज ने भारत को एक ट्रॉमा में डाल दिया, एक अपने उनके ऊपर एक बेबसी छा गई कि ये हुआ क्या है। उस बेबसी के आलम में उनके मीडिया ने और सब ने मिलकर फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक शुरू किया, महाज खोला और उसमें प्रोपेगेंडा शुरू किया। यह सिचुएशन
ऐसी थी कि भारत के लिए बड़ा मुश्किल था कि इसको वो हजम करे। लिहाजा अंदरूनी तौर पे भी सहम गए लोग, अंदरूनी तौर पे बहुत सारे तनकीद भी शुरू हो गई अजीत दोवल पे और इन लोगों पे जो कि करते धरते थे। लिहाजा 15 अगस्त के बाद पहले तो एक शोक का आलम था और मीडिया में मातम नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर जब ये इनको थोड़ी सी होश आई तो फिर आपने देखा कि धड़ाधड़ दिन में दर्जन दर्जन टॉक शोज एक एक चैनल पे चलने शुरू हुए, इनके रिटायर्ड ऑफिसर्स आने शुरू हुए और उन्होंने झूठ के पलंदे खोल खोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। बदकिस्मती ये है कि भारत में जो अवाम है उनके, वो या भारतीय फिल्मों के जरिए सूरत हाल को देखते हैं या फिर ये जो गोदी मीडिया है जो झूठ बोलता है उसके जरिए उनको कुछ खबर पहुंचती है और वो लाजमन अपने पैशन की वजह से या अपनी सोच की वजह से हर उस झूठ पे फौरी तौर पे यकीन करने के लिए आमादा होते हैं जो उनको उनका मीडिया सुनाता है, क्योंकि वो उनके कानों को अच्छा लगता है। लिहाजा झूठ दबा के बोले गए। अब अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी जो सबको पता है कि ये पालतू है आरएसएस का, उनका पिल्ला है, उन्हीं की बात करता है और सवाए नफरतें फैलाने के इस आदमी का काम कोई नहीं, उसने बातचीत शुरू की। अब ये मीडिया में जो डिस्कशन हो रही है उसमें कहा जाता है कि जी तालिबान के पास तो बड़े पुराने किस्म के हथियार थे, वो कैसे जंग जीत सकते थे, और अफगान नेशनल आर्मी तो बड़ी थी, फन्ने खान जिसको भारत ने ट्रेन किया हुआ था, जिसके पास हथियार बड़े ज़बरदस्त अमेरिका के दिए हुए। भाई जब हथियार फायर ही नहीं हुए तो उसमें ना ट्रेनिंग का कोई ताल्लुक था ना ही तालिबान की कोई कारीगरी थी। जिस फौज को आप हौसला नहीं दे सके जंग लड़ने का, जिसके पास मकसद ना हो, उसका कोई एम ना हो, तो एक कॉज होता है जिसके लिए आप जान देने के लिए तैयार होते हैं। जब कॉज ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? हथियार छोड़ के आप जो मर्जी उनको एटम बम पकड़ा दें, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वो 3.5 लाख की आर्मी और 2 लाख जो उनके साथ मलेशिया वेशिया थी वो सब हवा में उड़ गई। अब इल्जाम पाकिस्तान के, जी वो पाकिस्तान ने इनको स्ट्रेटजी बताई थी, पाकिस्तान ने इनको सारी कहानी कान में सुनाई, पाकिस्तान के कहने से ये होना था। जैसे पाकिस्तान वहां पे मौजूद था, जैसे पाकिस्तान की बात वो मानते थे, जैसे पाकिस्तान को ये पहले से खबर थी अल्लाह की तरफ से कि अफगान आर्मी जो है वो हथियार डाल देगी। तो झूठ झूठ। फिर उन्होंने जो इनके रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उन्होंने झूठ पे ये कमर बांधी, उन्होंने कहना शुरू किया कि जनाब पाकिस्तान आर्मी ने अपना वहां पे एक खास ब्रिगेड भेजा हुआ था जिसने तालिबान की मदद की और उस ब्रिगेड ने इनकी जंग असल में उन्होंने लड़ी है और उसकी वजह से इनका पंजशीर पे कब्जा हुआ है। अब ये प्रोपेगेंडा मगरबी दुनिया सुन रही है, हालांकि मगरबी दुनिया के अपने बेपनाह रिसोर्सेज हैं उनके इंटेलिजेंस के, उनके पास सब कुछ खबर है, लेकिन कान एक ऐसी घटिया चीज है कि जब इसमें गलत खबर पड़ती है तो शैतान भी आपके साथ सवार हो जाता है आपके ख्यालात में और वो आपको मजबूर करता है कि यकीन करें अफवाह पे। लिहाजा उधर भी बातचीत शुरू हो गई। अब यह है कि इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो इतना जबरदस्त या इतना आप कह लीजिए कि मैसिव स्केल पे था, इतना ज्यादा था कि सीएनएन और बीबीसी ने भी इनका प्रोपेगेंडा पकड़ के इनकी कहानियों को चलानी शुरू कर दिया। हालांकि उनके अपने रिसोर्सेज मौजूद थे, लेकिन यही कि जी इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान आर्मी ने ही ये सारा काम करके दिया, वरना तालिबान नहीं कर सकते थे। बदकिस्मती ये कि इसमें बाद हमारे अपने सियासतदान भी शरीक हो गए। वो बड़े दुख की बात है कि इनमें से मरियम नवाज मिसाल के तौर पे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जी पाकिस्तान को, जैसे हमने फौज भेजी है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। वे दखल दे ही नहीं रहे, हमने तो कुछ भेजा ही नहीं, है तो भारत कह रहा है, तो भारत की आवाज में आप आवाज में लाएंगे तो फिर आपके बारे में हम क्या सोचेंगे। यही कुछ उन्होंने किया कि जनाब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामला में दखल नहीं देना चाहिए। अब जो मोदी के सपोर्टर अर्नब गोस्वामी जैसे जो आरएसएस के पिल्ले जैसे मैंने कहा पाले हुए, उनके इस हजरत ने एक और मजीद झूठ बोला। इसने कहा जी वहां पे होटल सेरिना जो काबुल में है उसके 5वें फ्लोर के ऊपर आप देख लें तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस के आईएसआई के ऑफिसर और पता नहीं कौन कौन वहां बैठा हुआ है और वही जंग को कंट्रोल कर रहे हैं, वही जंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये एक झूठ था। उसने कहा वो 5 स्टार होटल 5 मंजिल, जबकि लोगों ने बताया कि वहां तो उस होटल की मंजिलें ही 2 हैं। फिर ये चूहे की तरह कहीं छुप गया क्योंकि झूठ पकड़ा गया। झूठ ये जब बोल रहा था तो इतने एतमाद से उसने कहा कि अगर आप मुझे कहें कि कितने लोग हैं वहां पे तो मैं वो भी बता सकता हूं, आपके कितने लोग, किस रैंक के लोग हैं मैं वो भी बता सकता हूं, मैं ये भी बता सकता हूं, मैं वो भी बता। यानी जिस झूठ की बुनियाद पहले पकड़ी गई, बाकी तुमने क्या बताना भाई मेरे। तो ये इनका आलम था।
नतीजा ये कि इंडिया एक शर्मनाक हालत में था और बिल्कुल बेबस था, हेल्पलेस थे ये लोग, और सवाए प्रोपेगेंडा के इनके पल्ले कुछ नहीं था। चुनाचे इन्होंने अपने टेंटिकल्स भी यूज किए अमेरिका में, और उधर कोशिश की कि अमेरिकन मीडिया को इन्फ्लुएंस किया जाए, अमेरिका के जो जो सेनेटर्स वगैरह हैं, लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। और आपने देखा कि ये प्रोपेगेंडा में एक चीज और जो इन्होंने शामिल की, इन्होंने कहा जी कि ये तालिबान आई हुकूमत में इसलिए हैं कि दोबारा यहां से वो 20 ग्रुप टेररिस्ट के हैं उनको दोबारा एक्टिवेट किया जाए, और ये 1996 का जो इनका था एजेंडा, ये उसको पूरा करने आए हैं। जबकि तालिबान ने बार बार कहा कि वो बात नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा चलाया। अमेरिका में बेशुमार सेनेटर ऐसे हैं जिन्होंने कभी अखबार उलट के नहीं देखा, लेकिन प्रोपेगेंडा उनके कान में डालें तो वो उधर राम हो जाते हैं। तो ये भी किस्सा अमेरिका में चलाया गया। अब ये कि जो भारत इस वक्त उसकी मसरूफियत थी वो ये थी कि वो ये पेंट करे कि आज जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में वो टोटली जो तालिबान जहां तक पहुंचे हैं वो सारा आईएसआई ने करवाया है, आईएसआई के ऊपर ही इल्ज़ाम धरे, और पाकिस्तान आर्मी ने मदद की इनकी पंशीर वैली को कैप्चर फतह करने के लिए। यही वो चीज़ थी जो आपने देखी कि ये आपको नजर आई उस वक्त जबकि वो 22 जो सेनेटर जिन्होंने के एक बिल पेश किया है जिसमें वो यही 3 चीजें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की इमदाद देखें कि तालिबान को सन 2001 से 2020 तक क्या मिलती रही है, फिर तालिबान के साथ इनको देखें कि जी पंशीर वैली में पाकिस्तान ने उनको क्या किया है, फिर काबुल में कब्जा जो हुआ उस पर पाकिस्तान ने मदद कैसे की है। इमेजिन करें कि ये अफसोस होता है कि एक इतना बाखबर मुल्क अमेरिका जैसा वो भारत के झूठ पे यूं मोम की तरह बैठ जाता है जैसे इन लोगों के अपने खोपड़ों में कोई अकल नहीं। ये अफसोस की बात है। अब बात यह है कि जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया वो बिल्कुल बड़ा जरूरी है कि इस प्रोपेगेंडा को आपने निगेट करना है, मारना है। इस प्रोपेगेंडे को खत्म करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए आपकी नेशनल यूनिटी की जरूरत है। आपके अंदर वो फसली बटेरे नुमा सियासतदान जो कि भारत की आवाज में आवाज मिलाते हैं वो नहीं चाहिए। आपको वो चाहिए लोग जो अपने वतन का सोचें, जिस सरजमीन पे खुद रहते हैं, उनकी औलादें रहती हैं, उसका सोचें। और एक यूनिटी, एक आपका इत्तेहाद चाहिए जिसमें कि आप अपनी अफवाज के साथ मिलके इस खतरे का मुकाबला कर सकें। ये 5th जनरेशन वॉर की एक शक्ल है कि प्रोपेगेंडा के जरिए आपको दुनिया में रसवा किया जा रहा है। इसमें आपके मीडिया का भी बड़ा रोल है। अब वो मीडिया जो है वो आज अगर उसमें इत्तेहाद इत्तफाक नहीं है तो मेरी गुजारिश होगी कि कम से कम अपने वतन के लिए आप इसमें अब मुत्तहिद हो जाएं। इसी प्रोपेगेंडा का एक शक्ल आपने देखा, पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से, बेपनाह मेहनत करके इस पाकिस्तान में खेलों को दोबारा बहाल किया था। खेलों के मैदान सजे थे, लेकिन आप देखिए कि फिर बरतानिया के जरिए भारत ने प्रोपेगेंडा करके फेक अकाउंट से चलाया, एहसान के बयानात और लोगों के, और यहां से न्यूजीलैंड की टीम को भगा दिया बगैर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। इतना उनको खौफजदा किया कि मुड़ के नहीं देखा, और अब वो सब माफिया मांग रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे खेलों के मैदान भी सजने चाहिए। ये तब सजेंगे जब हमारा मीडिया, हमारे अवाम, हमारे सियासतदान सारे साथ देंगे, इस खतरे का मुकाबला करेंगे। और ये जो भारत ने आपके मुल्क से खेलों को ख़त्म कराने की जो कोशिश की थी, इसको भी नाकाम बनाना बड़ा ज़रूरी है, और बनेगी इंशाअल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है, सच सामने आएगा। भारत कई दफ़ा जलील हो चुका है, कई दफ़ा झूठा दुनिया को पता लग चुका है। अब वक्त वो आने वाला है जब भारत सच भी कहेगा तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।